All right, a very good evening to all of you. I hope you all are well and doing well and you are studying also. Today we have come up with the questions clearance, the doubts clearance session in operating system, especially what we have done as of now that I would be talking, that is प्रोसेस मैनेजमेंट. जिन्होंने थियरी वाले लेक्चर्स नहीं करे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले वो थियरी वाले लेक्चर्स कर लें. मैंने कोशिश यही करी है कि विद इन 1 आवर और विद इन 2 आवर्स, नहीं 2 आवर्स तो मेरा कोई गया ही नहीं है, मेरा मैक्सिमम गया है 1 आवर एंड अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स. लाइक तो उसमें अगर आपका एक टॉपिक क्लियर हो जा रहा है एंड लाइकवाइज इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, इफ यू आर एबल टू प्रैक्टिस द थिंग्स, सो दैट वुड बी गुड फॉर यू ऑल. ठीक है, तो आप लोग को वो ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को काम करना है. सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड फर्स्ट टुडे. लेकिन उससे पहले अभी तक मुझे जो प्रोसेस मैनेजमेंट में आप लोगों के कुछ डाउट्स आए हैं मैं उससे लेकर स्टार्ट करूंगी. लेट मी जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोग को क्लियर करना चाहूंगी, दैट इज व्हाट इज थ्रूपुट. व्हाट इज थ्रूपुट, ये मुझे पिछले सेशंस में डाउट्स आ रहे थे कि थ्रूपुट क्या है, नहीं पता है. तो थ्रूपुट क्या है, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट में आप जा ही नहीं पाएंगे. ठीक है, तो थ्रूपुट को कहीं पे भी आप डेफिनेशन देख रहे हैं, इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम वर्क डन. अब मैक्सिमम वर्क डन से क्या मतलब हुआ, व्हाट डू आई मीन, दैट इज द maximum number of processes to be scheduled. कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस आप शेड्यूल कर सकते हैं एक टाइम पे, उसी को बोला जाता है थ्रूपुट, जिसमें शायद आप लोगों को डाउट हो रहा था, तो उसको पहले आप क्लियर करेंगे. एक एग्जांपल से देखिए, इट वुड बी बेटर इफ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट विद एन एग्जांपल. मान लीजिए कोई टाइम इंस्टेंस पर लेट्स से हमारे कुछ प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 एंड P4 एंड लेट्स से इनका बर्स्ट टाइम आपको पता है, इनको सर्विस करने का टाइम, बर्स्ट टाइम और सर्विस टाइम. लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 2, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 5. अगेन मान लेते हैं कि हमारे पास एक और प्रोसेसर है और वहां पर जो दो प्रोसेसर्स है इन दोनों के बर्स्ट टाइम और सर्विस टाइम मैंने मेंशन किए हैं. सो लेट मी जस्ट से दैट एट द टाइम इंटरवल इक्वल्स टू 10 milliseconds या जो भी है, microseconds, whatever is the the unit of the particular programming, जो भी है. अब मान लेते हैं अगर 10 माइक्रोसेकेंड्स की बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेसर में मैं कितने शेड्यूल कर पा रही हूँ प्रोसेसर्स, 4 प्रोसेसर्स. लाइकवाइज इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं कितने कर पा रही हूँ, 2 प्रोसेसर्स. ठीक है, तो आपको ये देखना है कि थ्रूपुट क्या है, कि कितना मैक्सिमम काम करा जाएगा एक ही टाइम पर, उसको बोला जाता है, दैट इज नोन एज थ्रूपुट. तो हम ये बोल सकते हैं, लेट्स से अगर ये मेरा एक प्रोसेसर ए है और ये मेरा एक प्रोसेसर बी है, तो प्रोसेसर ए ज्यादा काम कर रहा है, उसका थ्रूपुट ज्यादा है. क्यों थ्रूपुट ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा प्रोसेसर्स को सर्व कर पा रहा है. लाइकवाइज जो एक प्रोसेसर बी है वो सिर्फ 2 प्रोसेसर्स को सर्व कर पा रहा है, तो इसका थ्रूपुट कम है. ये कुछ बातें आपको क्लियर होनी चाहिए. देन आप लोग के जो प्रीवियस डाउट्स जो मुझे एक दो मिले हैं, लेट मी जस्ट डिस्कस दोज ओनली. वो ये था कि जब हमने पिछली बार कुछ क्वेश्चन किया था उसमें आपका HRNN में कोई एक बच्चा है, लाइक we have taken or we have talked about highest response ratio next scheduling. उसमें मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, इसका एक क्राइटेरिया होता है. वो क्राइटेरिया ये है कि आपको जो भी वेटिंग टाइम होगा किसी भी एक प्रोसेस का प्लस उसका जो भी सर्विस टाइम यानी कि बर्स्ट टाइम डिवाइड कर बर्स्ट टाइम, उससे हम लोग एक रिस्पॉन्स रेशो निकालते हैं और जो भी मैक्सिमम रिस्पॉन्स रेशो आता है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं. सो देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी, मैडम हम लोग अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि वेटिंग टाइम के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई हम सबसे पहले क्या निकालते थे, टर्न अराउंड टाइम, राइट. टर्न अराउंड टाइम से भी पहले हम क्या निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम, जो गैंट चार्ट से बनता है. उसके बाद हम लोग निकालते थे टर्न अराउंड टाइम एंड ओनली देन वी वुड बी एबल टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम. तो अभी तो यहाँ पर हमने टर्न अराउंड टाइम निकाला ही नहीं, तो हम वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन था. तो फॉर क्लैरिफाइंग दोज थिंग्स हम एक क्वेश्चन दोबारा करते हैं ऑन HRN. मान लीजिए आपके पास एक प्रोसेस है ABCD and E सपोजिटली, एंड लेट्स से इनका जो अराइवल टाइम है दिस इज 0, दिस इज 2, this is 4
दिस इज 6 एंड दिस इज लेट्स से 8, और इनके जो बर्स्ट टाइम है, बर्स्ट टाइम दैट इज 3, 6, 4, 5 एंड 2 सपोजिटली। अब इतना तो अब आप सब लोग ने जब पहले सारे लेक्चर्स पढ़ लिए, आई एम अज्यूमिंग कि आपने नोट्स बना लिए हैं, तो आपको मालूम होगा कि HRRNN जो है, जो ये आपका ये कौन सा शेड्यूलिंग है, एल्गोरिथम है, दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, अगर प्रोसेसर को एक प्रोसेस मिलता है तो वो उसको प्रॉपरली शेड्यूल कर देता है। लाइक अब देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमें गैंट चार्ट ही बनाना है। तो सबसे पहले एट 0 अराइवल टाइम वी कैन सी कि प्रोसेस एक जो प्रोसेस है ए वो आ जाता है, सीपीयू को मिल जाता है। उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3 बर्स्ट टाइम है। देन कम्स बी, उसके बाद जो है वो आपका क्या होता है, बी। बी जो है वो आ गया। बी क्यों आ गया, क्योंकि उसका अराइवल टाइम था 2 और उसका बर्स्ट टाइम कितना है, कितना बर्स्ट टाइम है, 6। सो दिस इज 6 3 9। देन अब देखिए एट दिस टाइम इंटरवल, सी एट द टाइम इंटरवल 9, अब आप देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे प्रोसेस नंबर सी, प्रोसेस नंबर डी एंड प्रोसेस नंबर ई, नाउ ऑल ऑफ देम आर इन द रेडी क्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि इस टाइम पर जो टाइम आपका 9 है, इस टाइम पर सी, डी और ई में से किसको हम पहले सर्विस करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका रिस्पॉन्स रेशो निकालना पड़ेगा एट द टाइम इक्वल्स टू 9। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिस्पॉन्स रेशो। और रिस्पॉन्स रेशो से भी पहले मैं आपको बोलूंगी कि आप निकालिए पहले वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, देखिए आपको वेटिंग टाइम सी का भी निकालना है, आपको वेटिंग टाइम डी का भी निकालना है और आपको वेटिंग टाइम ई का भी निकालना है एट टाइम इज इक्वल्स टू 9 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, तो सी जो है उसका वेटिंग टाइम होगा क्या, जितना भी आपका कंप्लीट हुआ है अभी तक, दैट इज 9 माइनस वो कब अराइव हुआ था, बी कब अराइव हुआ है, 2 पर अराइव हुआ है, राइट। बी का अराइवल टाइम इज 2 ओनली ना, जस्ट अ सेकेंड। नो वी आर कैलकुलेटिंग फॉर सी, सी का जो अराइवल टाइम है दैट इज एट 4, सॉरी, तो सी जो है वो आया है 4 पर, सो 9 माइनस 4 इज नथिंग बट 5। देन हम लोग डी को देखते हैं। अब डी जो हमें 9 पर देखना है, एट द टाइम इज इक्वल्स टू 9, तो 9 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, कब आया, 9 माइनस 6, नाउ व्हाट इज दिस, 3। देन कम्स ई, अब ई को देखिए, ई कब आया है आपका 8 पर, सो 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1। समझ आ रही है, सबका वेटिंग टाइम निकाल लिया। अब आपको क्राइटेरिया क्या बोलता है कि आप सी का भी रिस्पॉन्स रेशो निकालिए, रिस्पॉन्स रेशो। तो सी का रिस्पॉन्स रेशो का फॉर्मूला क्या है, जो भी वेटिंग टाइम आपने यहां पर निकाला है दैट इज 5 प्लस सी का जो बर्स्ट टाइम है, सी का बर्स्ट टाइम कितना है क्लास, 4 ही है। सो दिस इज नथिंग बट 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। सो व्हाट इज दिस, 9 by 4, 9 by 4 means 4 2 8.25। ठीक है, अब ऐसे ही डी का निकालिए, डी का वेटिंग टाइम इज 3 प्लस कब आया, शायद 5 पे, 5 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज 8 by 5 दैट इज 1.6। देन कैलकुलेट फॉर ई, ई कितना होगा, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 plus 2 divided by 2 that is 3 by 2, again that is 1.6। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसमें जो रिस्पॉन्स रेशो है मैक्सिमम किसका आया है, सी का आया है। सो व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू अलॉट दिस पर्टिकुलर प्रोसेसर टू सी। अब सी जो है क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, जैसे ही उसको प्रोसेसर मिला वो पूरे बर्स्ट टाइम के लिए चलेगी, इसका बर्स्ट टाइम कितना है 4, सो व्हाट इज 9 plus 4, 13। देन अब आपको 13 टाइम इंटरवल पर फिर दोनों की रिस्पॉन्स रेशो चेक करनी है। 13 पर तो यू कैन सी डी भी आ गया है, ई भी आ गया, बाकी सब तो हमने सर्विस कर दिया। आप डी को पहले सिलेक्ट करेंगे या ई को सिलेक्ट करेंगे, तो आप फिर से रिस्पॉन्स रेशो निकालेंगे एट टाइम इज इक्वल्स टू 13। आपने क्या निकालना है, आपने डी का भी वेटिंग टाइम निकालना है, आपने ई का भी निकालना है। डी का वेटिंग टाइम कितना होगा, दोनों तो माइनस होंगे, 13 माइनस जब भी वो अराइव हुए हैं, डी शायद 6 पे अराइव हुआ है और ई 8 पे अराइव हुआ है। सो ठीक है, यहां पर हो जाएगा
13 minus 6 is equals to 7 and here 13 minus 8 is equals to 5. अब आप रिस्पॉन्स रेशो निकालिए, किसके लिए? डी के लिए। तो डी कैसा निकलेगा? 7 प्लस डी का 5 था बर्स्ट टाइम, यस, और ई का है 2. So this is 7 plus 5 divided by 5, that is equals to 12 by 5. And for E this is कितना आया था? 5. 5 plus 2 divided by 2. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12 by 5. 12 by 5 मतलब कितना हुआ? Approximately 2.4. And what is this? This is 7 by 2. 3 2 6, 3 point something. तो दैट मीन्स अभी आपको जो सर्विस करना है, किसको सर्विस करोगे? ई को. यानी कि अब जब आपका गैन चार्ट बनेगा, नाउ ई वुड बी सर्विस्ड, और ई कितना चलेगा? 2. दैट मीन्स 15. एंड नेक्स्ट डी ही बचा है रेडी क्यू में, डी को सर्विस कर लेंगे, और कितनी देर तक? 20 तक. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग, अब जो भी क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई आपको वेटिंग टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, या सिंपली गैन चार्ट ही बनाना है, तो ये आप कर लेंगे. ठीक है, तो अभी तक मुझे ये 2-3 डाउट्स आप लोगों के आए हैं, तो मैंने आपको बताया है. और भी शायद एक डाउट था कि भाई मैम रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअल में क्या है, तो मैं, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, प्लीज राइट इट एज अ नोट, कि जो रिस्पॉन्स टाइम आप कैलकुलेट करते हैं ना क्लास, दैट इज द फर्स्ट सबमिशन टाइम, जब वो पहली बार सबमिट हुआ है, माइनस दी अराइवल टाइम, इसी को बोला जाता है रिस्पॉन्स टाइम. राइट, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब मैं जितने भी क्वेश्चन अब आज हम करने वाले हैं आज के लेक्चर्स में, दे आर ऑल द प्रीवियस ईयर गेट और नाइलेट क्वेश्चंस. मैं आपको, या और एनआईसी क्वेश्चंस, मैं आपको ये नहीं, या एसटीक्यूसी, सारे मैंने मर्ज करके बनाए हैं. मैं आपको ये नहीं मेंशन कर रही हूँ कि ये कौन से ईयर में आया है, ये कौन से ईयर में आया है, दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, तो वो आप लोग सब देख सकते हैं, तो उसमें कोई इशू होगा नहीं. राइट, तो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस. और इन द मीन टाइम जितना अभी तक आपको बताया जा रहा है, उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, कुछ पूछना है, देन यू कैन आस्क ऑफ अबाउट इट ऑल्सो. ठीक है, तो चलिए लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज that you have to consider the following 4 processes with the arrival time and their CPU burst time. मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं लिखूंगी तो वो चीज मेरे दिमाग में भी जाएगी और मैं इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगी. दिस इज हाउ आई कैन डू द क्वेश्चंस. लाइक वी हैव P1, P2, P3 एंड P4. इनका आपको अराइवल टाइम दे रखा है, दैट इज 0, 1, 3 एंड 4, और इनका आपको बर्स्ट टाइम दे रखा है 3, 1, 3, and let's say here the value which has been mentioned in, let's say it is x. यहां पर आपको बर्स्ट टाइम क्लास मेंशन नहीं किया गया. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आगे क्वेश्चन ये बोलता है that these processes are run on a single processor using preemptive shortest remaining time first. Now वो ये भी बोल रहा है that if the average waiting time is equals to 1 milliseconds, calculate or find the value of x. देखिए आपको ऑप्शंस में दे रखा है क्लास 2, 3, 1 एंड 4. तो इस तरह के सिनेरियो में क्लास आपको अज्यूम करना पड़ेगा, इसी ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट यू नीड टू टेक, लेट्स से 2, देन यू हैव टू टेक 3, देन यू हैव टू टेक 1, देन यू हैव टू टेक 4. लेट अस जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2. तो अब आपका टेबल क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2. तो दोबारा से बना लीजिए. वी हैव 4 प्रोसेसेस. इनका जो अराइवल टाइम है क्लास वो दे रखा है 0, 1, 3, 4, यही था. एंड बर्स्ट टाइम इज 3, 1, 3 एंड द बर्स्ट टाइम इज 3, 1, 3, और ये हमने अज्यूम करा है कि ये 2 है. आपको पता है इसके बाद मुझे एक कंप्लीशन टाइम चाहिए, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक टर्न अराउंड टाइम चाहिए, तभी तो मैं वेटिंग टाइम से चेक कर पाऊंगी, और मुझे एट लास्ट वेटिंग टाइम चाहिए ही चाहिए. ठीक है, और फर्स्ट चीज क्या है कि आपने पहले इसका क्या बनाना है, गैन चार्ट बनाना है. सो लेट अस जस्ट प्रिपेयर द गैन चार्ट. ओके, नाउ क्लास दिस इज प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. ठीक है, तो आप देखिए 0th इंटरवल पर कौन सा प्रोसेस मेरा आ जाता है, P1 आ जाता है.
ठीक है। P1 मेरा जो प्रोसेस आया है ये कितनी देर तक चलता है, 1 पर चलता है। अब 1 टाइम पर यहाँ पर आप देखिए इसका जो बर्स्ट टाइम रह गया या 2 रह गया। अब ये देखेगा कि 2, 1, 3 और 2 में सबसे मिनिमम बर्स्ट टाइम ऑब्वियसली P2 का है, तो P2 को ये शेड्यूल कर देगा। P2 को जब ये शेड्यूल कर देगा, ये 1 मिनट के लिए चला, ये पिक्चर से आउट हो गया, राइट। अब देखिए, अब एट इंस्टेंस 2 आपके कौन कौन से प्रोसेसेस आए हुए हैं एट इंस्टेंस 2, ऑब्वियसली आपका सिर्फ P1 है, तो फिर से जो सीपीयू है वो किसको मिल जाएगा, P1 को मिल जाएगा। अब वो कितनी देर चलेगा, 2 यूनिट्स के लिए। तो चलिए पहले अगर आप 3 भी करते हैं, लेट्स से अगर ये 3 यूनिट्स तक चलेगा, तो फिर वो चेक करेगा कि इसका ही ऑब्वियसली सीपीयू कम है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 4 यूनिट्स तक चला, यानी 2 यूनिट्स तक चला, दैट मीन्स 2 से 4 तक ये चल गया। अब कौन पिक्चर से आउट हो गया, P1 भी पिक्चर से आउट हो गया। देन अब आप देखिए 4 यूनिट्स ऑफ टाइम में प्रोसेस P3 भी आ गया है और प्रोसेस P4 भी आ गया है रेडिको में। अब किसको आप शेड्यूल करेंगे, ऑब्वियसली पहले आप P4 को शेड्यूल करेंगे, ठीक है। अब इसका कितना है आपका बर्स्ट टाइम, 2, तो ये हो गया 6, एंड देन वी हैव P3 और P3 जो है उसका है बर्स्ट टाइम 3, सो दिस इज 9, राइट। अब आप गैन चार्ट देखकर फटाफट से कंप्लीशन टाइम बता सकते हैं। P1 का कितना है, 4, P2 का 2, P3 का 9 एंड P4 का इज 6। अब आप निकाल सकते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्लास क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज द कंप्लीशन टाइम, जो भी कंप्लीशन टाइम है माइनस द अराइवल टाइम। तो माइनस कर लीजिए, दिस इज 4 minus 0 that is 4, 2 minus 1 that is 1, 9 minus 3 is 6 and 6 minus 4 is 2. Now what is the waiting time? Waiting time क्या होता है, turn around time minus burst time. So 4 minus 3 is 1, then 1 minus 1 is 0, then this is 3 and this is 0. ठीक है, तो अब आप एवरेज वेटिंग टाइम जब निकालेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम that is equals to what, 1 plus 0 plus 3 plus 0 that is nothing but 4, 4 by 4 that is 1। और उसने आपको क्या बोला है कि आपका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो 1 मिली सेकेंड्स आना चाहिए। सो दैट मीन्स हेयर द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो रही है बातें? So these types of question you should be able to solve on your own, right? अब आगे चलेंगे with the next questions। मैं क्वेश्चन खुद लिख रही हूँ तो it is getting easy for me also। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट होगा तो आपने साथ साथ पूछना है, राइट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ वेरी गुड क्वेश्चन। You have to consider the set of the processes with the arrival time in milliseconds. CPU का burst time भी milliseconds है and the priority, जो priority है क्लासेस में 0 is the highest, 0 is the highest as shown below। मैं अभी आपको बता दूंगी। None of the processes have input output burst time, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है ऑफ ऑल द प्रोसेसेस यूजिंग, आपको जो शेड्यूलिंग यूज करना है क्लास, दैट इज प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। समझ आ रही है बात? अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन उसने मुझे दे रखा है, here we have the processes P1, P2, P3, P4 and P5। इनका कुछ अराइवल टाइम है, ये है 0, 5, 12, 2, 9। इनका कुछ बर्स्ट टाइम है, that is 11, 28, 2, 10 and 16। ये गेट 2017 में आया हुआ है और इनका जो प्रायोरिटी है that is 2, 0, 3, 1 and 4। ठीक है, अब आपको दिख रहा है जो 0 वाली है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी और जो 4 वाली है ये आपकी हो गई है लोएस्ट प्रायोरिटी। तो अब आप देख सकते हैं और आप अपने आप ही इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ही है कि आपको इसका क्या कर निकालना है क्लास, गैंट चार्ट निकालना है। तो गैंट चार्ट हम इसका कैसे बनाएंगे, जस्ट हैव अ लुक कि हम इसको कैसे करेंगे। देखिए एट टाइम 0, जब मेरा टाइम 0 है तो मेरा जो प्रोसेस है जो आया है रेडी क्यू में, दैट इज P1। ये तो आपको दिख रहा है और इसका बर्स्ट टाइम है क्लास 11।
इसका बर्स्ट टाइम है क्लास 11, यानी सबसे पहले मैं P1 को दे रही हूँ, उसका बर्स्ट टाइम है 11, लेकिन मैं इसको लेट्स से 2 तक के इंटरवल्स तक चलाऊंगी तो मैं देख रही हूँ कि P4 भी एंट्री कर रहा है, तो मैं इसको 2 इंटरवल्स तक चलाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ P4 एंट्री कर गया। अब जब क्लास P4 एंट्री कर रहा है तो इसका भी बर्स्ट टाइम 10 है। अब इसको तो आप माइनस कर लीजिए, यहाँ पर ये कितना चला है क्लास, ये इसको पैरेलली आप माइनस कर लीजिए, यहाँ पर 9 रह गया अभी आपका, ठीक है। अब इसको मैं कितना चलाऊंगी, लेट्स से मैं इसको 3 इंटरवल्स के लिए चला लेती हूँ, यानी कि 5 तक, क्योंकि मैं देख रही हूँ 5 पर P2 भी आ रहा है, तो यानी कि ये कितना हो गया 10 माइनस 3 दैट इज 7, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट चेक करना है, अब P2 आ गया तो P2 को आपने दे दिया। अब P2 जो आ गया, देखिए क्लास आपने आगे कुछ देखना ही नहीं है, P2 की तो आप देख रहे हैं कि दिस इज दी हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी P2 को क्लास आप पूरा का पूरा जो है रन कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट। तो ये आप रन कर लीजिए, इसका बर्स्ट टाइम है 28 ना, सो 5 + 28 इज 33, ठीक है। और P2 यहीं से पिक्चर से आउट भी कर दीजिए, पिक्चर से P2 को आउट भी कर दीजिए, क्लियर है। आगे चलेंगे, अब मेरे पास कौन कौन से प्रोसेस है, मेरे पास P1 है, मेरे पास P4 है 33 तक, और मेरे पास कौन कौन आ गए हैं अराइवल टाइम, सारे के सारे प्रोसेसेस आ गए, यानी कि अब मेरे पास P1 भी है, P4 भी है, P3 भी है और P5 भी है। अब मैं किसको सबसे पहले जो है CPU दूंगी, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो ठीक है, यहां पर तो मैंने देख लिया 0 वॉज द हाईएस्ट, नाउ कम्स P4, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो P4 की है, तो मैं किसको चला दूंगी, P4 को। P4 जो है 7 और चलेगा, यानी हो गया 40, ठीक है, P4 भी पिक्चर से आउट हो गया। नेक्स्ट कौन चलेगा, P1 चलेगा, P1 चलेगा क्लास, क्योंकि इसकी सेकेंड प्रायोरिटी है, ये 9 यूनिट्स रह गया था, तो इसको 9 आप ऐड कर दीजिए, 49। अब कौन चलेगा, P3 चलेगा, P3 चलेगा, P3 जो है वो 2 यूनिट्स के लिए चलेगा, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 51। देन रन्स P5, P5 जो चलेगा क्लास, तो ये सिर्फ आपका चलेगा 16, ऐड करिए कितना हुआ 67, सो दिस वुड बी द गैंट चार्ट। अब इतना जब आपका गैंट चार्ट बन गया है, सो आई थिंक यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम एंड देन द वेटिंग टाइम। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लास वो आपसे पूछ रहा है एवरेज वेटिंग टाइम आप कैलकुलेट कर दिखाइए। तो एवरेज वेटिंग टाइम आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, द एवरेज वेटिंग टाइम वुड बी अप्रोक्सीमेटली 145 divided by 5, that means 29 would be the answer. This you have to re-verify. This you have to re-verify once and you can give the answer in the comment section also. इतना मैं आपसे expect करूंगी कि आप लोग खुद ही करेंगे और बता देंगे, right? Moving towards the next question. Moving towards the next question on the CPU scheduling also only. मैंने पहले ही सब पेज ले रखे हैं, जरूरत होगी तो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस विद द अराइवल टाइम एंड द लेंथ ऑफ द सीपीयू बर्स्ट टाइम गिवन इन मिलीसेकंड्स। द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इज प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। फर्स्ट आपको अप्लाई करना है, उसने आपको दे दिया है P1, P2, P3, P4, इसका क्लास उसने आपको अराइवल टाइम दे रखा है और बर्स्ट टाइम दे रखा है, दिस इज 0, दिस इज 3, दिस इज 7 एंड दिस इज 8, राइट। और बर्स्ट टाइम जो है वो दे रखा है 10, 6, 1 और 3। पहले मुझे लिखने दीजिए, ठीक है, ये हो गया। कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ दीज प्रोसेसेस इन मिलीसेकंड्स, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, फिर मैं कैलकुलेट कैसे करूंगी, ठीक है, इसको हम बाद में लिख लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको क्या निकालना है यहाँ पर, यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, राइट। तो अब सबसे पहले तो बात है कि आपको क्या करना है क्लास, आपको गैंट चार्ट बनाना है। आप ध्यान से देखिए और गैंट चार्ट बनाइए। एट द टाइम 0 कौन प्रोसेस आ रहा है भाई, P1 आ रहा है, नो हार्म इन दैट। अब P1 का बर्स्ट टाइम इज 10 यूनिट्स, ठीक है। अब हम उसको सपोजिटली 3 यूनिट्स तक चलाते हैं, 3 यूनिट्स तक, एज यू कैन सी द पिक्चर एंड यू कैन कंपेयर ऑल्सो। अब 3 यूनिट्स में मैं क्या देख रही हूँ कि P2 भी आ रहा है, P2 भी आ रहा है एंड दिस इज प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो जब P2 आ रहा है तो मैंने देखा कि उसका बर्स्ट टाइम कम है, तो उसका बर्स्ट टाइम कम है तो मैंने फिर इसको चला दिया। अब इसको सपोजिटली मैं चला देती हूँ 7 तक मैं ले जाती हूँ, दैट मीन्स कितना चला, 4 यूनिट्स तक, ठीक है। यानी यहाँ पर आप 2 लिख दीजिएगा साथ साथ पैरेलली और यहाँ पर आप 7 लिख दीजिएगा अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से, ठीक है। अब P3 को मिल जाएगा,
क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि इसका बर्स्ट टाइम तो और भी मिनिमम हो गया है। तो अब आपने देखा कि इसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 1 ही मिलीसेकंड है, तो आपने इसको दे दिया और इसको पिक्चर से आउट भी कर दिया। ठीक है, अब स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड P1 P2 एंड नाउ वी कैन सी 8 इंटरवल पर P4 भी आ जाते हैं। अब देखिए 8 इंटरवल पर आप क्या करेंगे, आप P4 को देंगे या फिर आप P1 और P2 में से लेंगे? ऑब्वियसली आप P2 को देंगे क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम कम है। ठीक है, तो आप P2 को दे देंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे कि इसका बर्स्ट टाइम कम है, तो ये वाला पिक्चर से आउट हो गया। पहले ये पिक्चर से आउट होगा, फिर सेकंड ये पिक्चर से आउट हो गया। अब P4 होगा, ये आप देख भी सकते हैं। अब P4 होगा एंड दैट इज 10 plus 3 that is 13 and in the last P1 will move out। 13 plus 7 is 20 ना। चलिए, अब आपको क्या करना है क्लास, उसने क्या क्वेश्चन में पूछा है कि आपको निकालना है क्लास इसके अंदर एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए आप यहीं पर एक छोटा सा कॉलम बना लीजिए, कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम P1 कब कंप्लीट हो रहा है, आपको दिख रहा है 20 पर, P2 10 पर, P3 कब हो रहा है 8 पर, P4 13 पर। डन। ठीक है जी, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, से 20 माइनस 0 इज 20, 10 माइनस 3 इज 7, 8 माइनस 7 इज 1 एंड 13 माइनस 8 इज 5। सो 27, 1 और 5 का अगर आप एवरेज निकाल लेंगे, अगर आप इसका एवरेज निकाल लेंगे 20 प्लस 7 27, 28, 33 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 प्रोसेसेस, 33 divided by 4. So this is what? 8.25. ठीक है, so this would be the right answer. So the right answer would be 8.25 milliseconds. ये आपका गेट 2016 में आपके सेट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, आप लोगों को बातें जो हैं वो समझ में आ रही हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम पहले शेड्यूलिंग वाले कर रहे हैं, तो चलिए पहले शेड्यूलिंग वाले ही कर लेते हैं। नो हार्म इन दैट, पहले शेड्यूलिंग वाले ही कर लेते हैं। अब ये आपका गेट 2014 में आया हुआ है, आपको प्रोसेस दे दिए हैं इसने A, B, C, D और E। इसका इन्होंने आपको अराइवल टाइम दे रखा है क्लास 0, 3, 5, 7 एंड 10 और इसका क्लास इन्होंने आपको बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम आपको दे रखा है 6, 2, 4, 6 एंड 3। अब आपको यूज क्या करना है, यू हैव टू यूज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से पहले इसको कर लेते हैं और उसके बाद वी कैन प्रोसीड फर्दर विद अनदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए गैंट चार्ट बनाना है इतना आपको मालूम है। 0 पर आपका कौन सा प्रोसेस आ गया, ए प्रोसेस आ गया। ए प्रोसेस को सर्विस करना है लेकिन उसका बर्स्ट टाइम 6 है, लेकिन उसने देखा 3 पर, यानी ये 3 तक चला, 3 पर मेरे पास एक प्रोसेस आ जाता बी। ठीक है, और बी का बर्स्ट टाइम 2 है, तो इसको तो हमने पिक्चर से आउट कर दिया और इसको 2 यूनिट्स चला दिया, दैट मीन्स 3 + 2 इज 5। फिर हमने देखा कि 5 पर मेरे पास सी तो आ गया है, C is there, but A is also there and the burst time of A is less, so that means now A would be serviced. ठीक है, अब A जब सर्विस करेगा तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 5 + 3 is 8, इसको पिक्चर से आउट कर दीजिए। ठीक है, नाउ कम्स द टर्न ऑफ C। अब जब C को मिला है, C का बर्स्ट टाइम हो गया 4, यानी 8 + 4 दैट इज 12। अब इसको भी पिक्चर से आउट कर दीजिए। अब कौन आ गया, अब D भी है, E भी है, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम कम है, तो पहले हम E को सर्विस कर लेते हैं और E जो है वो 3 यूनिट्स के लिए चलेगा, सो दिस इज 15। ठीक है, एंड देन कम्स D जब चलेगा, अब D का हमने बर्स्ट टाइम देखा है दैट इज 6, सो दैट वुड बी द लास्टली शेड्यूल्ड, सो दैट इज 21। अब आई थिंक यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम। आप अपने आप भी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आया था ये गेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सो यू कैन वेरी इजीली आंसर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नाउ, और ऐसे ही क्वेश्चन आने भी हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये गेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आप 3 प्रोसेसेस लीजिए, कंसिडर 3 प्रोसेसेस P1, P2, P3 एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर पहले बना लो, एक आपको दे दिया P1, एक आपको दे दिया P2, एक आपको दे दिया
P3। इनका जो अराइवल टाइम है वो आपको दे दिया है 0, 1 एंड 3। इनका जो बर्स्ट टाइम है ये आपको दे दिया है 5, 7 एंड 4। वो बोलता है द कंप्लीशन ऑर्डर, यहाँ पे पूछ रहा है द कंप्लीशन ऑर्डर ऑफ 3 प्रोसेसेस, तीनों प्रोसेसेस का कंप्लीशन ऑर्डर अंडर द पॉलिसीज ऑफ एफसीएफएस एंड राउंड रॉबिन 2। राउंड रॉबिन 2 का मतलब काफी बच्चों को पता नहीं होता, जब RR2 या RRT या R4 लिखा हो इसका मतलब आपने उसका क्वांटा 2 लेना है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो दे रखा है एफसीएफएस के अंदर, आपको दे रखा है P1, P2, P3, और RR में आपको दे रखा है P1, P2, P3। नेक्स्ट ऑप्शन एफसीएफएस P1, P3, P2, RR में आपको दे रखा है P1, P3, P2। नेक्स्ट एफसीएफएस P1, P2, P3, RR P1, P3, P2। नेक्स्ट एफसीएफएस P1, P3, P2, RR2 में आपको दे रखा है P1, P2, P3। ये क्वेश्चन आपका आया है गेट 2012 में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप एफसीएफएस से भी और आरआर से भी इसका गैन चार्ट बनाएंगे। तो यूजिंग एफसीएफएस आप पहले गैन चार्ट बनाइए। गैन चार्ट कैसे बनाते हैं, सारी बातें हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में कर ली है। जिसको ये भी नहीं मालूम है वो पहले चेक कर लेगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि जो देख रहे हैं उनको ये सब आता है, ठीक है। तो ये आपका टेबल है। तो देखिए एफसीएफएस में तो पहला प्रोसेस P1 आ रहा है, फिर P2 आ रहा है, फिर P3 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको शेड्यूल भी कर देंगे। एफसीएफएस में तो आपको कुछ देखना नहीं है, दिस इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। So you can very easily say that at 0 interval P1 is coming, then at 5 P2 is coming, P2 है 7, ठीक है। So this is 12, फिर P3 आएगा, this is 4, यानी 16, ठीक है। ये ऑर्डर रहा। अब बात करते हैं RR2 की, राउंड रॉबिन 2 की। देखिए राउंड रॉबिन 2 में पहले P1 आया 0 इंटरवल पर, आपने उसका क्वांटम कितना दे दिया 2, तो ये 2 यूनिट्स तक चला। इसके बाद आपको पता है P2 आएगा जो फिर 2 यूनिट्स के लिए चलेगा, ठीक है। अब P1, P2 तो आपका हो गया। देखिए सबसे पहले 0 इंटरवल पर आया आपका P1, ये कितने यूनिट्स चला है क्लास, कितने यूनिट्स चला है 2 यूनिट्स, यानी कि ये 3 यूनिट्स रह गया। फिर आपका आया था P2, P2 जब आता है तो ये भी आपका कितने यूनिट्स चलेगा 2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 5। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे रेडी क्यू में एट द टाइम इंटरवल, हाँ जी P3 भी आपका आ गया है। तो इसका जो टाइम क्वांटा है ये कितना दे रखा है आपको, टाइम क्वांटा इज 4, दैट इज 4, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसका टाइम क्वांटा आपको 4 दे रखा है तो आप P3 को सर्विस कर दीजिए। तो 4 + 2 इज 6, ठीक है। और यहां पर भी आपका 2 रह जाएगा। फिर से आप सर्विस करेंगे तो पहले क्या आएगा क्लास P1 2 यूनिट्स के लिए, फिर आएगा P2 का कितना यूनिट्स रह गया था, यहाँ पर 1 रह गया। अभी P2 का भी आपको 2 यूनिट्स चलाना है, 10। P2 का भी आपने 2 यूनिट्स चलाना है, फिर आ जाता है P3, ठीक है। फिर आ जाता है आपका P3 जो कि चला आपका 12 यूनिट्स तक, ठीक है। हाँ जी, अब P3 जो है ये आउट हो गया। नाउ वी हैव ओनली P1 एंड P2 लेफ्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, P1 जो है उसका आपका इंटरवल जो है वो दैट इज ओनली 1, यानी कि 13। देन ये भी पिक्चर से आउट हो गया। उसके बाद P2 आपका चलेगा फॉर 16 मिनट्स। यही होना चाहिए। आई होप आई एम मेकिंग द थिंग्स क्लियर और आपको समझ में आ रहा है। तो इसकी अगर आप देखेंगे कि इसकी जो शेड्यूल होने में जो सबसे पहले कंप्लीट हो रहा है, व्हाट इज दैट प्रोसेस। सो द फर्स्ट कंप्लीशन इज हैपनिंग ऑफ P3 is first getting completed। मुझे लग रहा है हम इसमें कुछ गलती कर रहे हैं। आई थिंक आई एम डूइंग इट रॉन्ग इन सम और द अदर वे। जब आप 3 प्रोसेसेस को इसमें चला रहे हो तो यहां पर मुझे लग रहा है हम राउंड रॉबिन में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। टाइम क्वांटा 2 बोला है ना,
टाइम क्वांटा वाली चीज में ही मुझे लग रहा है कि वी आर नॉट गोइंग राइट। आप लोग भी देखिए, लेट मी ऑल्सो गो थ्रू वेयर आई एम डूइंग द मिस्टेक, क्योंकि ये वाला तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है। या मैं एक बार दोबारा कर लेती हूँ इसको, दैट वुड बी बेटर। एक बार और कर लेते हैं इसको क्लास, जस्ट वंस मोर। चलिए, आपको बोलता है कि आपको गैंट चार्ट बनाना है यूजिंग राउंड रॉबिन। ठीक है, अभी देखते हैं हमारी कहाँ मिस्टेक हुई है। यहाँ पर एक चार्ट बना ही लेते हैं कि हमारा क्या था। प्रोसेस P1 था, P2 था, P3 था। इसका अराइवल टाइम है 0, 1, 3 और कितना टाइम चाहिए इसको 5, 7 एंड 4। नाउ दिस इज द बर्स्ट टाइम, दिस इज द अराइवल टाइम। ठीक है, राइट। अब सबसे पहले जब हम प्रोसेस आता है वो आता है P1 0 पर। ठीक है, अब जब 0 पर आ रहा है P1 तो वो कितने इंटरवल्स चलेगा, 2 इंटरवल्स चलेगा, यहाँ पर 3 इंटरवल्स रह गए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स P2। अब आप देख रहे हैं 0 से 2 के अंदर P2 ही आया है, P3 अभी आया नहीं है, तो P2 आ गया। अब P2 आ गया, अब P2 भी 2 यूनिट्स के लिए चलेगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर 5 रह गया। अब P2 जब चला तो दिस इज 4, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को देखना है कि एट टाइम P4, एट टाइम, हाँ हेयर वी आर डूइंग, आपको रेडी क्यू जब आप साथ में मेंटेन करेंगे, जब आप रेडी क्यू मेंटेन करेंगे तो P1 आपने कर लिया, P1 इट विल बी परफॉर्मिंग लाइक अ सर्कुलर क्यू, तो P1 अब पीछे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड देन देयर वुड बी P2 एंड देन देयर वुड बी P3, यानी कि यहाँ पर जब आप सर्व करेंगे तो सबसे पहले यही गलती हो रही थी, आप P1 को सर्व करेंगे। ठीक है ना, अब P1 को सर्व करेंगे तो यहाँ पर फिर ये 2 इंटरवल ही चलेगा, 2 इंटरवल, यानी यहाँ पर 1 रह गया। अब आप यहाँ पर P3 को चलाएंगे, P3 को चलाएंगे। ठीक है ना, P1, P2, P1, अब P3 चलेगा। अब P3 भी आपका कितना चलेगा, 2 इंटरवल, सो दैट मीन्स दिस इज 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चलेगा आपका इसके बाद, P2 चलेगा। ठीक है, वही रेडी क्यू में था। ठीक है, अब P2 कितना चलेगा, 5 था, अब उसको जाके CPU मिला, यानी कि यहाँ पर आपका 2 यूनिट्स हो गया, यानी कि 10। ठीक है, नेक्स्ट अब कौन चलेगा, P2 के बाद P1 चलेगा। P1 कब तक चला आपका, ये तो ओवर हो गया, यानी सबसे पहले P1 आउट हुआ। नाउ वी आर गोइंग राइट। अब उसके बाद देखिए P2 और P3 के अंदर आप लोग जब देख रहे हैं उससे पहले क्यू में कौन था, P3 था, तो P3 वुड बी देयर, और P3 कितना चलेगा, 12 प्लस 2 दैट इज 13। सो दैट मीन्स आप ऑर्डर खुद ही देख रहे हैं, तो जो ऑर्डर आ रहा है इसका राउंड रॉबिन का, वो पहले कौन कंप्लीट कर रहा है, P1, उसके बाद कौन कंप्लीट कर रहा है, P1 कंप्लीट होने के बाद P3, और इसके बाद जब आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो कौन कंप्लीट करेगा, P2। So this would be the sequence. So here in the options that which of these are right, here the right answer would be option number C. FCFS का तो P1, P2, P3 है, लेकिन राउंड रॉबिन का P1, P3, P2 आएगा। You can go through it once. If you want me to explain it again, तो आप दोबारा से बोलेंगे, एक बार खुद से भी कर लेंगे, राइट। अब चलते हैं towards the next question. ये आपका गेट 2011 में आया है, बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ द अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम फॉर 3 प्रोसेसेस। आपको दे दिया है P0, P1, P2, इसका अराइवल टाइम है 0, 1, 2 और इसका बर्स्ट टाइम है 9, 4 एंड 9। दिस इज द बर्स्ट टाइम, दिस इज द अराइवल टाइम। ठीक है, अब आपने क्या लगाना है, फिर से आपने लगाना है क्लास प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आपने लगाकर इसको आपने सर्व करना है। तो ठीक है, आप बनाइए गैंट चार्ट। सबसे पहले आ जाएगा क्लास P0, क्योंकि वो 0 पर है। चलिए 1 पर वो क्या दिखता है कि P1 भी आएगा। ठीक है, अब P1 जब उसको मिला है तो उसका बर्स्ट टाइम तो वैसे भी सबसे मिनिमम है। अब P1 सपोजिटली 2 पर चले, लेकिन 2 पर P2 भी आ रहा है, P1 भी है, लेकिन उसका बर्स्ट टाइम कम है, तो मैं इसको पूरे 5 तक चला लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यानी P1 इज आउट ऑफ द पिक्चर। फिर मैं चाहूंगी कि P0 और P2 में कौन जाएगा। देखिए दोनों का बर्स्ट टाइम इक्वल है, तो जो फर्स्ट आता है कम, फर्स्ट इज सर्व, सो दैट मीन्स हियर P0 वुड बी सर्व, सो दिस इज 13 एंड नेक्स्ट P2 वुड बी सर्व। वेरी सिंपल क्वेश्चन 22। ठीक है, आप वेटिंग टाइम सबके निकाल लीजिएगा। इसका भी आंसर मैं आपको बता सकती हूँ, एवरेज वेटिंग टाइम उसने पूछा है, तो एवरेज वेटिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आ रहा है
5 मिली सेकेंड्स। ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप में से किसी ने कल ग्रुप में पूछा है, तो उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट द थिंग्स वुड बी डन पैरेलली। क्वेश्चन ये था, कंसिडर अ यूनिप्रोसेसर सिस्टम एग्जीक्यूटिंग 3 टास्क्स T1, T2 and T3, each of which is composed of infinite sequence of jobs या फिर infinite sequence of instances which arrive periodically at the intervals of T1 आता है 3 के इंटरवल में, T2 आता है 7 के इंटरवल में और T3 आता है 20 मिलीसेकेंड्स के इंटरवल में। Now the priority of each task is the inverse of their period। अब जो प्रायोरिटी होगी इसकी, यानी कि मान लीजिए अगर ये 3 है, ये 7 है और ये 20 है, इसको मैं एक टेबुलर फॉर्म में लिख देती हूँ, दैट वुड बी बेटर। अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, और आपको यहाँ पर दे रखा है कि ये 3 प्रोसेसेस हैं T1, T2, T3, एक है 3, एक है 7 और एक है 20। वो जो है, जो इसकी प्रायोरिटी है वो एक दूसरे के इनवर्स है ऑफ द पीरियड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिनिमम वाली वैल्यू है इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हुई और जो लार्जेस्ट वाली है इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी हुई। ठीक है, अब और क्या बोल रहा है, विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी शेड्यूल्ड फर्स्ट। नाउ ईच ऑफ द इंस्टेंसेस रिक्वायर द एग्जीक्यूशन टाइम दे दिया है 1, 2 and 4। Initially all the tasks are arriving at first millisecond। first millisecond का मतलब ये है कि सब लोग जो है 0 टाइम पर आ चुके हैं। and the task preemptions are allowed। now the first instance of T3 completes at the end of, ये क्वेश्चन ने पूछा है कि जो फर्स्ट इंस्टेंस, इसका जो पहली बार इंस्टेंस जब ये कंप्लीट होगा वो कब आएगा। तो इसका मतलब क्या है क्लास, ये जो तरह के शेड्यूलिंग है इसको हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, अब आप इसका गैंट चार्ट बनाइए और सारी स्टोरी गैंट चार्ट से समझ में आती है। देखिए 0th टाइम पर आपका प्रोसेस T1 आया है। ठीक है, लेट्स से उसका बर्स्ट टाइम तो 1 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब T2 आएगा, T2 जो है उसका बर्स्ट टाइम 2 है, यानी कि दिस इज 3। अब कौन आएगा, अब देखिए जब टाइम इंटरवल 3 है, सी एट T इज इक्वल्स टू 3, अब क्या होगा यहां पर ऑलरेडी देखिए T इज इक्वल्स टू 3 पर आपको क्या देखना है कि आपका T इज इक्वल टू 3 में कौन कौन आ चुका है, T1 है, T2 तो हो गया, लेकिन T3 है। ठीक है ना, T3 इज देयर, देखिए उसका अराइवल टाइम 0 था तो T3 इज देयर, T3 वाज ऑलरेडी देयर। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं T3 वाज ऑलरेडी देयर इन द रेडी क्यू। रेडी क्यू में T3 पहले से ही था, बट T1 ऑल्सो अराइव्स। मैंने आपको क्या बोला कि उसका हर एक इंस्टेंस बार बार आता जा रहा है। इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे ही 3 + 3 हो जा रहा है, यानी कि नेक्स्ट अब वो 6 पर आएगा, जैसे ही वो आएगा पहले 0 + 3 था, फिर नेक्स्ट 6, फिर 6 + 3 9, ऐसे करके उसको आना ही आना है। तो यहाँ पर आपको क्लास T1 को ही सर्व करना है। क्यों हम इसको सर्व करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। समझ में आ रही है बात। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किसी बच्चे ने बोला है तो मैं वो एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो ये अब आपका फिर फर्स्ट इंटरवल पे चला, फिर आपका क्या चलेगा, अब T3 चलेगा। अब तो T3 चल सकता है ना, अब T3 चला, T3 जो है ये चला लेट्स से 2 इंटरवल के लिए 6 तक। वैसे उसको 4 तक चलना था लेकिन 6 तक चला। क्यों 6 तक चला, क्योंकि उसको पता है 3 + 3 दैट इज 6। यहाँ पर फिर से मेरा कौन सा इंस्टेंस आ जाएगा, T1 का इंस्टेंस आ जाएगा, और T1 की प्रायोरिटी ज्यादा है तो T3 को आपको स्टॉप करना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। अब T1 आ गया, फिर वो 1 यूनिट चला। अब आप देखिए 7 पर कौन सा इंस्टेंस आएगा, T2। तो 7 पर आपका नेक्स्ट जो इंस्टेंस आना चाहिए वो कौन सा आ जाएगा, T2। क्यों T2 को मैंने सीपीयू दिया, क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है। अब T2 कितना चला, 2 यूनिट्स 9 पर। अब 9 पर T3 तो है ही, लेकिन फिर से T1 भी है, आपको पता है, और T1 ने आना ही आना है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, अब आप T3 को चला सकते हैं। अब T3 पहले तो 2 यूनिट्स चल गया था, अब यहाँ पर 2 यूनिट्स रह गया था और 2 यूनिट्स यहाँ पे आपने चला दिया तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछता है द कंप्लीशन टाइम ऑफ T3। कंप्लीशन टाइम ऑफ T3 कब उसका फर्स्ट टाइम वो कंप्लीट हो रहा है, तो देखिए फर्स्ट टाइम जो T3 कंप्लीट हो रहा है दैट इज एट द टाइम इज इक्वल टू 12। लाइकवाइज अगर आपसे पूछता है कि T2 का
सेकेंड इंस्टेंस कब खत्म हो रहा है, तो यू कैन से कि वो 9 पर खत्म हो रहा है। लाइकवाइज अगर आपसे पूछे T1 फर्स्ट टाइम कब खत्म हो रहा है, तो फर्स्ट पे। T1 का इंस्टेंस सेकेंड टाइम कब खत्म हो रहा है, तो आप बोल सकते हो T4 पे। अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मुझे भी लगा था कि ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट आई हैव एक्सप्लेन। ठीक है, अब आगे चलते हैं टूवर्ड्स द सॉरी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एज यू कैन सी अब काफी आप सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस तरह के। मैं और क्वेश्चन नहीं करवा रही हूं, आप खुद भी कर सकते हैं, तो इस पे हम नहीं जाएंगे। अब चलिए एक थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन ले लेते हैं। इन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग कोड फॉर I is equals to 0, I is less than n and I plus plus and here there is a for call. Now आपसे पूछता है the total number of child processes created. तो कितने नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएटेड होते हैं। देखिए अगर फॉक कॉल आप कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए वो पेरेंट भी बना रहा है, वो चाइल्ड भी बना रहा है। जैसे ही फॉक सिस्टम कॉल आ रही है, एक पेरेंट बन रहा है, एक चाइल्ड बन रहा है, तो यहां पर अगर n टाइम्स तक आपका फॉक को कॉल कर रहे हो तो चाइल्ड प्रोसेसेस क्या होंगे, दैट वुड बी 2 raised to the power n minus 1। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये आया है क्लास आपके गेट 2008 में, ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 20। तो मैं आपको दोबारा बता रही हूं कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जब आप फॉक कॉल करते हैं, वो क्या होते हैं, 2 raised to the power n, जिसमें से एक प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल पेरेंट होता है। ठीक है, तो उसको आप माइनस करते हैं। तो 2 raised to the power n आप जितने भी प्रोसेसेस बना रहे हैं चाइल्ड प्रोसेसेस, उसमें से एक पेरेंट को माइनस कर देंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस इज नथिंग बट 2 raised to the power n minus 1। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। In the following process state transition diagram for uniprocessor system, assume that there are always some processes in the ready state। देखिए एक दे रखा है स्टार्ट, स्टार्ट से दे रखा है रेडी, रेडी से दे रखा है रनिंग, रनिंग से दे रखा है टर्मिनेटेड, और ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, यू नो। और यहाँ पर एक और स्टेट है दैट इज नोन एज ब्लॉक्ड। ठीक है, अब यहां से यहां पर जाने को हम ए बोलते हैं, इसको बी बोल रहा है क्वेश्चन में, इसको सी बोल रहे हैं। कब आया है क्वेश्चन, गेट 2009। इसको डी बोल रहे हैं, इसको ई बोल, एफ बोल रहे हैं, इसको ई बोल रहे हैं। अब उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं क्लास। स्टेटमेंट क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ अ प्रोसेस मेक्स अ ट्रांजिशन डी। अगर एक प्रोसेस जो है वो डी ट्रांजिशन कर रहा है, इट वुड रिजल्ट इन अनदर प्रोसेस मेकिंग द ट्रांजिशन टू ए इमीडिएटली। ऑब्वियसली अगर एक प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है तो वो दूसरे वाले को अलाउ करेगा, क्या ऐसा है, इट इज गोइंग टू मेक इट पॉसिबल, ऐसी चीज होती है, यस और नो। देखिए इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ प्रोसेस टू मेक अ ट्रांजिशन ए, इमीडिएटली ए ट्रांजिशन कर जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये तो बात बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इफ अ प्रोसेस P2 इज ब्लॉक्ड, मान लीजिए कि एक प्रोसेस जो है P2 वो ब्लॉक्ड स्टेट में है, क्या वो ट्रांजिशन E में कर सकता है वाइल अनदर प्रोसेस P1 इज इन द रनिंग स्टेट। अगर एक और प्रोसेस जो है P1 अगर वो स्टेट में है तो क्या ये चीज चल सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई रेडी स्टेट में एक से ज्यादा प्रोसेसेस हैं और कोई ब्लॉक्ड भी यहाँ से यहाँ पर जाना चाहता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है, ये चीज तो हो सकती है, तो इसमें कोई हार्म नहीं है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये जो पर्टिकुलर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है ये प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है, तभी तो प्रोसेसेस यहाँ से उधर जा रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस नॉन प्रिएम्प्टिव। सो हियर द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, जो कि ये बोल रहा है कि एक प्रोसेस P2 अगर ब्लॉक स्टेट में है वो ट्रांजिशन करे वाइल अनदर इज ऑलरेडी इन द रनिंग स्टेट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक प्रोसेस रनिंग में गया है तो यहां से ब्लॉक से रेडी में एक प्रोसेस जा सकता है, और ये प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग फॉलो कर रहा है, ये बात भी ट्रू है, राइट। सो देयर इज नो हार्म इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट्स आपने ध्यान से पढ़ने हैं एंड देन यू कैन ट्राई दीज थिंग्स एंड यू कैन डू इट। तो थोड़े थ्योरी क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछता है अच्छे से। उसके बाद में आपको और कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, डू नॉट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन बोलता है द हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो, नेक्स्ट जो हमने आज स्टार्ट ही करा है क्लास उससे, तो HRRN जो है ये क्या फेवर करता है, डज इट फेवर्स शॉर्टर जॉब्स और लॉन्गर जॉब्स। ऑब्वियसली इट फेवर्स शॉर्टर जॉब्स।
ये शॉर्ट जॉब्स ही फेवर करता है, बट इट ऑल्सो लिमिट्स दी, लेकिन ये जो वेटिंग टाइम होता है कौन से जॉब्स का, लॉन्गर जॉब्स का, उसको भी ये डेफिनेटली सर्विस करता है। तो HRN में आपका काम ही क्या होता है कि आपने रिस्पॉन्स रेशो निकालनी है, अकॉर्डिंगली ही आपको मूव करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये गेट में बार बार पूछते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार बार ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है, मुझे क्यों लग रहा है कि ये इस बार भी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, आपके एनआईसी में आने के बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पूल्ड डिवाइस, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है ऑफ स्पूल डिवाइस, ठीक है। आई डोंट नो वेदर यू पीपल आर अवेयर ऑफ द स्पूलिंग कॉन्सेप्ट और नॉट, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। ऑप्शन में दे रखा है द टर्मिनल इज यूज टू इनपुट द डेटा फॉर द प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड, सेकेंडरी मेमोरी इज इन अ वर्चुअल मेमोरी। मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ, दैट द टर्मिनल यूज टू इनपुट द डेटा फॉर ए प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड, या फिर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इन अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, या फिर a line printer is used to print the output of number of jobs। तो क्लास इसका राइट आंसर ये वाला है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए स्पूलिंग का मतलब क्या होता है क्लास, स्पूलिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप डेटा एक टेम्परेरी जगह में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटर के केस में आप टेम्परेरी जगह में रख दे रहे हैं। सो द मोस्ट कॉमन यूज इट इज यूज्ड इन द राइटिंग फाइल्स। अगर आपको कोई फाइल को राइट करना है फिर इसको क्यू में लगाना है तो आप स्पूलिंग बोल सकते हैं कि इट इज यूजफुल। ये क्या कर रहा है, ये एक प्रोग्राम को एक काम दे रहा है और दूसरा काम भी दे रहा है विदाउट डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद इट। तो स्पूल वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोलता है assume that the following jobs are executed in a uniprocessor system। आपको जॉब आईडी दिया है PQRSNT और आपको इसका बर्स्ट टाइम दे दिया है 41812। ये आया गेट 93 में। ये बोल रहा है आप एज्यूम करें कि सारे के सारे जो हैं वो जीरो टाइम पर इंटरवल पर आ गए हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P इफ द शेड्यूलिंग इज राउंड रॉबिन और उसका टाइम स्लाइस है 1। अगर शेड्यूलिंग राउंड रॉबिन है और उसका टाइम स्लाइस 1 है तो आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जीरो टाइम में कौन आ रहा है, प्रोसेस P आ रहा है। चलेगा कितना, एक देर के लिए चलेगा, इतना तो पता है, यानी कि दिस इज 3। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, Q आ जाएगा, क्योंकि सब जीरो टाइम पर आ गए तो सबको मिल जाएगा, उसमें कोई हार्म नहीं है। ये कितना चलेगा 1 पर, तो ये तो आउट ही कर देना यहां से। फिर कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। R कितना चलेगा 8, तो अभी हम एक ही चलाएंगे। फिर कौन आ जाएगा S 1 पर 1 ही चल रहा है, ये भी आउट हो गया। फिर कौन आ जाएगा T 5, ठीक है। अब आपके रेडी क्यू में जो गए हैं सर्कुलर क्यू की तरह, वो कौन आएगा, सबसे पहले अब कौन आ जाएगा P, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा 2। फिर कौन आएगा, Q हो गया था, उसके बाद कौन आएगा आपका P के बाद R, P के बाद कौन सा आएगा क्लास R, उसके बाद कौन सा आएगा T, आउट हो गया, T इज आउट फ्रॉम द पिक्चर। उसके बाद आपका कौन सा आता रहेगा, पहले P आएगा फिर R आएगा, तो पहले P कर लीजिए फिर R, तो P का यहां पर 1 रह गया क्लास, R का यहां पर 5 रह गया। फिर कौन आएगा, P आएगा किस टाइम इंटरवल पर, एक सेकेंड, P Q R S T, फिर आया P, फिर आया R, फिर आया T, फिर आया P, फिर आया R, अब आएगा आपका P जो कि आपका आ जाएगा 11 पर। अब कौन आएगा, अब तो आपको पता है बार बार R आता रहेगा एंड सो ऑन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिपार्चर टाइम फॉर द प्रोसेस P। ये P प्रोसेस का डिपार्चर टाइम पूछ रहा है, तो जब वो डिपार्ट करेगा, जब वो यहां से जाएगा, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, जो P डिपार्ट करेगा फाइनली कंप्लीट होगा, सो दैट इज एट 11
माइक्रो सेकेंड्स, राइट, या मिली सेकेंड्स, जो भी है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन कर लेने हैं। ये 93 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखने दीजिए कौन सा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रह गया है मेरा। थ्योरी वाले तो अभी मेरे काफी अभी कुछ 2-4 क्वेश्चन मुझे और करवा लेने चाहिए थ्योरी वाले, और क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वाले हैं वो ऑलमोस्ट आप लोगों ने कर लिए हैं। चलिए ठीक है, अब किसी चीज को लाइटली नहीं लेना, थ्योरी वाला क्वेश्चन करिए। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर शेयर्ड बाय ऑल द थ्रेड्स इन अ प्रोसेस। इनमें से कौन सी चीज है जो सारे थ्रेड्स शेयर करते हैं? एक है प्रोग्राम काउंटर, एक है स्टैक, एक है एड्रेस स्पेस, और एक है रजिस्टर्स। आप मानकर चलिए ये जो एनआईसी वगैरह के पेपर हैं इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स करके पूछता है। आप एक ही चीज में इतना डेप्थ में चले जाना कि भाई गेट के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना डेप्थ में गेट के क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप फ्लॉप हो जाएं। आपको फ्लॉप नहीं होना है एग्जाम में, ठीक है। सो यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो जो थ्रेड होते हैं क्लास, वो जो शेयर करते हैं वो डेटा सेक्शन शेयर करते हैं, एंड दे शेयर द कोड सेक्शन, एंड दे शेयर द हीप ऑल्सो। जो थ्रेड्स हैं वो ये तीन बातें जो हैं ये शेयर करते हैं, लेकिन वो स्टैक और रजिस्टर्स जो हैं वो शेयर नहीं करते हैं। सो हेयर इन द पर्टिकुलर एग्जांपल यू कैन से दैट द राइट आंसर इज एड्रेस स्पेस, ठीक है। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि सारे के सारे थ्रेड्स शेयर कर लेते हैं? सो हेयर द राइट आंसर इज एड्रेस स्पेस, ठीक है। साथ में ये आप एज अ नोट भी लिख सकते हैं, ये वाला बात भी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं सारे क्वेश्चन पेपर का सेट बैंक लेकर बैठी हूँ। मैंने बोला आपको जो भी, अब आई थिंक प्रीएम्प्टिव, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, फर्स्ट शेड्यूलिंग, ये सब आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है थ्रेड्स ऑफ अ प्रोसेस शेयर व्हाट। अभी मैंने बताया ग्लोबल वेरिएबल, हीप, कोड, डेटा, ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये है द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ये आया गेट 2015 में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस गेट 2015 में आया है दैट कैन बी इन अ रेडी क्यू। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक रेडी क्यू में रह सकते हैं फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम विद एनसीपीयूज, जिसके पास एनसीपीयूज हैं। तो क्लास इसका आंसर होता है, ऑप्शन में बोल रहा है एन होगा या फिर एन स्क्वायर होगा या 2 n होगा, और इफ इट और इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ एन। एन क्या है क्लास? सीपीयूज हैं। तो देखिए सीपीयू के ऊपर तो कितने प्रोसेसेस रेडी स्टेट में रहेंगे ये डिपेंड नहीं करता है। तो द राइट आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो किस पे डिपेंड करता है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी का स्पेस कितना है। आपकी मेमोरी का स्पेस होना चाहिए, कितनी मेमोरी का स्पेस है उस पर डिपेंड करता है। और सीपीयू कितना पे चल रहा है, क्या है, कितने प्रोसेसर, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यूजर लेवल थ्रेड्स आर नॉट शेड्यूल्ड बाय कर्नल। ये मैं लिखूंगी नहीं, आप सुनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो यूजर लेवल थ्रेड्स हैं दे आर नॉट शेड्यूल्ड बाय द कर्नल। व्हेन अ यूजर लेवल थ्रेड इज ब्लॉक्ड ऑल अदर threads of a process are blocked. Context switching between a user level thread is faster than the context switching between the kernel level threads. और बोल रहा है kernel level threads cannot share the code segment. देखिए ये सारी बातें ट्रू हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट फॉल्स है कि कर्नल लेवल जो है थ्रेड्स जो होते हैं वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर रखता है, ये जो थ्रेड्स हैं वो अपना कोड सेगमेंट को शेयर नहीं करता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट यूजर लेवल थ्रेड्स जो हैं दे आर नॉट शेड्यूल्ड बाय कर्नल। यूजर लेवल थ्रेड्स जो हैं ये कर्नल शेड्यूल नहीं करता है, ठीक बात है। व्हेन अ यूजर लेवल इज ब्लॉक्ड, व्हेन अ यूजर लेवल थ्रेड इज ब्लॉक्ड, जैसे एक यूजर लेवल का थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, ऑल अदर थ्रेड्स ऑफ इट्स प्रोसेस आर ब्लॉक्ड। ये बात भी ट्रू है, लेकिन ये लिख लीजिएगा दैट दिस इज द ड्रॉबैक। ये बात ट्रू है, लेकिन ये यूजर लेवल थ्रेड्स का एक ड्रॉबैक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देन जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है क्लास, मैं लिख देती हूं, कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन यूजर लेवल थ्रेड्स
जो कंटेक्स्ट स्विचिंग आप यूजर लेवल में करते हो वो फास्टर होती है, इट इज फास्टर देन द कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन कर्नल लेवल थ्रेड्स। कर्नल थ्रेड्स थोड़े से स्लो होते हैं, तो इसी वजह से ये आंसर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2012 में पूछा है। अ प्रोसेस एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड। एक बार इसने फॉक कॉल किया, एक बार और इसने फॉक कॉल किया, एक बार और इसने फॉक कॉल किया। पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएटेड आर। कितने टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस होंगे? आपको अभी बताया गया था 2 raised to the power n-1। तो यहाँ पर आपके कितने हैं? 1 2 3, 3 times the fork calls have been made, so that means 2 raised to the power 3-1, that is 8-1, so the right answer is 7. Answer is 7, right? Next question. Let the time taken to switch between the user and kernel modes is T1. मान लीजिए यूजर से कर्नल मोड में आपको जाने में T1, ये मोड वगैरह सब हम लोग पहले थियरी में कर चुके हैं, T1 टाइम लगता है। while the time taken to switch between two processes, लेकिन अगर दो प्रोसेसेस के बीच में जाना है तो वो T2 है। तो आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है? क्या T1 ग्रेटर होगा T2 से? क्या T1 इक्वल टू होगा T2 के? क्या T1 लेस देन होगा T2 के? या फिर नथिंग कैन बी सेड अबाउट द रिलेशनशिप? तो मैं आपको बता दूं कि T2 जो है वो टाइम है जो दो प्रोसेसेस में लग रहा है, दो प्रोसेसेस में लग रहा है यानी आप यूजर मोड में हो, तो ये जो टाइम है ये आपका, सॉरी, जब दो प्रोसेसेस में जो टाइम लग रहा है वो मतलब आप कर्नल मोड में हो, तो यानी कि ये जो आपका टाइम है वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू T1। T1 क्या है? एक मोड से दूसरे मोड में शिफ्ट करना, तो वो आपका ऑब्वियसली कम टाइम में होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो T1 इज लेस देन T2। T1 जो है वो लेस देन T2 होगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं जब भी प्रोसेस की क्लास मोड में स्विचिंग होती है तो वो जो है, जब मोड स्विचिंग होती है तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट इट एज अ नोट आल्सो दैट सिंस the process switching involves मोड स्विचिंग, यहां पर जब प्रोसेस स्विचिंग हो रही है तो मोड स्विचिंग हो रही है, एंड प्रोसेस स्विचिंग टाइम इज टाइम कंज्यूमिंग, वो जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है देन द मोड स्विचिंग। राइट, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है दैट द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग जो है इट मे कॉज स्टार्वेशन, ये स्टार्वेशन कर सकता है। सेकेंड में पूछ रहा है दैट द प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग में ऑल्सो कॉज स्टार्वेशन, और फिर बोल रहा है कि राउंड रॉबिन जो है इट इज बेटर देन FCFS, राउंड रॉबिन जो है वो बेटर है देन FCFS इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम के मामले में अगर आप देखेंगे तो राउंड रॉबिन जो है वो अच्छा है। तो देखिए क्लास, इसमें ये सारे जो स्टेटमेंट्स है, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वाई सो? क्योंकि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या होता है, जो लॉन्गर जॉब होते हैं उनको स्टार्वेशन से सफर करना पड़ता है। ठीक है, प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग में भी स्टार्वेशन कॉज हो सकता है, और रिस्पॉन्स रेशियो जो होता है आपको पता है राउंड रॉबिन में, क्योंकि सबको एक एक बार सर्विस किया ही जाता है हर एक प्रोसेस को, तो वो बेटर है एज कंपेयर टू FCFS। तो सारे स्टेटमेंट्स आप बोल सकते हैं क्लास की ट्रू होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे साथ में, तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो द बुक्स दैट यू शुड डू। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बोलता है कि आपको ग्रुप 1 में कुछ मैंने दे रखा है और ग्रुप 2 में कुछ दे रखा है, आप इनको मैच करके दिखाइए। ग्रुप 1 में बोल रहा है गैंग शेड्यूलिंग, रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग, फेयर शेयर शेड्यूलिंग, और ग्रुप 2 में बोल रहा है गारंटीड शेड्यूलिंग, रियल टाइम शेड्यूलिंग एंड थ्रेड शेड्यूलिंग। तो आपसे ऑप्शन में पूछ रहे हैं, इसको प्रॉपरली आप मैच कर कर हमको बता दे। तो मैं आप तो मालूम ही नहीं होगा शायद आप लोगों को कि गैंग शेड्यूलिंग क्या है। गैंग शेड्यूलिंग क्लास एक ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो कि आप
पैरेलल सिस्टम्स के लिए यूज करते हो। किसके लिए? पैरेलल सिस्टम्स को, जो कि रिलेटेड थ्रेड्स या प्रोसेस को साइमल्टेनियसली रन कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स में। ठीक है, तो इस तरह के जो थ्रेड्स होते हैं वो एक ही प्रोसेस को बिलोंग करते हैं, लेकिन दे में ऑल्सो बी फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेसेस। तो पहले आप जानिए गैंग शेड्यूलिंग क्या है। फिर हो गया रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग। रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग का मतलब ये आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज करते हो, और इसमें हम लोग स्टैटिक प्रायोरिटी यूज करते हैं। शायद आपको याद होगा, मैंने प्रायोरिटी में बताया था, एक स्टैटिक होती है प्रायोरिटी, एक डायनेमिक होती है। स्टैटिक प्रायोरिटी वो होती है जो कि जॉब के साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको उसके हिसाब से देखना है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको आपने दे देना। तो ये एक मोनोटोनिक, नाम से ही आप समझ सकते हैं, मोनोटोनिक मतलब बोर हो जाना। आप सुबह उठ रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप घर आ रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। ये तो एक मोनोटोनस बिहेवियर हो जाता है, रूटीन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है फेयर शेयर। फेयर शेयर का मतलब ये है कि कोई भी स्टाफ नहीं करेगा इनडेफिनेटली के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर शेड्यूलिंग तो डेफिनेटली गारंटी हो जाता है। तो जब यहाँ पर डेफिनेटली गारंटी हो जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जो फेयर शेयर है, ठीक है, दिस वन जो फेयर शेयर है, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज अ गारंटीड शेड्यूलिंग। और आपका जो गैंग शेड्यूलिंग है, इसको आप बोल सकते हैं दैट दिस इज अ थ्रेड टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। और उसके बाद रेट मोनोटोनिक में आप बोल सकते हैं क्लास दैट दिस इज व्हाट? दिस इज रियल टाइम शेड्यूलिंग। सो हियर द राइट आंसर फॉर 1 would be 3, for 2 would be 2, and for 3 it would be 1। ठीक है, दिस इज माई 1, 2 and 3। तो ये क्वेश्चन आपका गेट 2007 में पूछा गया है, राइट। और देखने दो कुछ क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको करवा दूं। अब आप ये सब क्वेश्चंस कर लेंगे, आई डिडंट वांट टू टेक इट लॉन्गर। जैसे कि कंसिडर 3 सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेसेस बोल रखा है, जिसको चाहिए 10, 20 और 30 टाइम्स। और ये जो अराइव कर रहे हैं, ये कुछ प्रोसेसेस है, लेट्स से P1, P2, P3, ये इनका हो गया बर्स्ट टाइम। ये जब अराइव कर रहे हैं एक 2 पर, एक सॉरी 0 पर, एक 2 पर, एक 6 पर, कितने कंटेक्ट स्विचेस होंगे would be needed if the operating system implements shortest remaining time first scheduling, and you do not have to count the context switch at the start and at the end। तो आप shortest remaining time first से आई थिंक आप सब लोग इसका गैंट चार्ट बना लेंगे। गैंट चार्ट कैसे बनेगा? इधर ही बना लेते हैं। गैंट चार्ट कैसे बनेगा? 0 पर मेरा P1 आ जाता है, कितनी देर तक चल रहा है? 10 तक चल रहा है, उसके बीच में तो यू कैन सी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर P2 आएगा, उसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है। फिर P3 चलेगा तो दिख ही रहा है, तो दिस इज 30, और फिर जब P3 चलेगा तो दिस इज 60। अब देखिए, सबसे पहले P1 जब मिला तो सीपीयू को एक कंटेक्स्ट मिला, फिर यहां से शिफ्ट करने के लिए एक कंटेक्स्ट स्विच हुआ, फिर यहां से शिफ्ट करने के लिए कंटेक्स्ट स्विच हुआ, फिर यहां से आउट होने के लिए भी एक कंटेक्स्ट स्विच होता है। इसने बोला आप स्टार्टिंग और एंड वाला काउंट मत करिए, तो आउट ऑफ 4 कंटेक्स्ट स्विच यू हैव टू रिमूव 2, सो दैट मीन्स आपको ये और ये कंसिडर करने। सो 4 - 2, द राइट आंसर वुड बी 2 ओवर here। I hope I am making myself clear। आप लोगों को समझ में आ रहा है, और अब आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होने वाले हैं, और काफी सारे आप देखेंगे कि मतलब यू विल बी हैविंग द कॉन्फिडेंस कि अब आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग खुद भी लगा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग इज नॉन प्रीएम्प्टिव। इनमें से कौन सा नॉन प्रीएम्प्टिव है? ऑप्शन में बोला है, ये तो आप लोग क्विकली बता सकते हैं। एक है राउंड रॉबिन, एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी बोलते हैं, एक है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, एक है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग विद फीडबैक। तो आपको पता है ये सब तो प्रीएम्प्टिव है, लेकिन फीफो जो है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यू कैन टेक अप दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये एक क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, यू शुड बी नोइंग। अ सीपीयू हैज 2 मोड्स। अब आपको पता है एक होता है प्रिविलेज्ड मोड और एक होता है नॉन प्रिविलेज्ड मोड। इन ऑर्डर टू चेंज द मोड फ्रॉम प्रिविलेज टू नॉन प्रिविलेज, क्या होगा? एक हार्डवेयर इंटरप्ट होगा, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की जरूरत है, या फिर एक प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। बोल रहा है क्या एक हार्डवेयर इंटरप्ट चाहिए, इज नीडेड, और डू यू नीड अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट? किस लिए? इन ऑर्डर टू चेंज द मोड फ्रॉम प्रिविलेज टू नॉन प्रिविलेज्ड, और डू यू नीड अ प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन, और डू यू नीड अ नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन। देखिए नॉन प्रिविलेज्ड एक प्रिविलेज्ड को कैसे ऑर्डर दे सकता है? हेयर द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। आप अगर प्रिविलेज्ड मोड में है तो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन से ही आप मोड चेंज कर सकते हैं, या आप उसको सर्विस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बता दिया। देन एक क्वेश्चन है दैट विच शेड्यूलिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बोल रखा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और एलिवेटर। देखिए राउंड रॉबिन इज इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। टाइम शेयरिंग के लिए आप डेफिनेटली क्या यूज करते हैं, आरआर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आरआर एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर है जो कि आपने स्पेशली टाइम शेयरिंग के लिए बनाया है ना। दिस इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ओनली फॉर टाइम शेयरिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये वेट ही नहीं करेगा एक प्रोसेस फिनिश करे ना करे, लेकिन उसका कंट्रोल ले लेता है, तो आप जानते हो। और फिर इट कैन कम बैक टू इट एंड इट कैन प्रोसेस लाइक दैट। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है देयर आर कंसिडर एन प्रोसेसेस। मान लीजिए एन प्रोसेसेस हैं जो कि सीपीयू शेयर कर रहे हैं, किस फैशन में, आरआर फैशन में। एज्यूम हर एक प्रोसेस के जो स्विचिंग हो रही है, स्विचिंग में आपको एस सेकेंड्स लग रहे हैं और जो क्वांटम का साइज है क्यू है वो आपको निकालना है, सच दैट दी ओवरहेड, जो भी ओवरहेड आएगा वो मिनिमम होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ईच प्रोसेस इज गारंटीड टू गेट इट्स टर्न एट द सीपीयू ऑफ एटलीस्ट टी सेकेंड्स। लेकिन हर एक टी सेकेंड्स के बाद उसको सीपीयू मिल जाए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो ऑप्शंस में क्लास इसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दोबारा बोल रही हूँ, कंसिडर एन प्रोसेसेस विच आर शेयरिंग। शुड आई राइट द क्वेश्चन फॉर यू? कंसिडर एन प्रोसेसेस which are sharing the CPU in a round robin fashion. Assume that each process switch takes s seconds. What must be the quantum size? Quantum size q क्या होना चाहिए, such that the overhead resulting, जो भी ओवरहेड आएगा फ्रॉम द प्रोसेस स्विचिंग इज मिनिमाइज्ड, बट बोल रहा है एट द सेम टाइम ईच प्रोसेस इज गारंटीड, लेकिन हर एक प्रोसेस को अपना टर्न मिले, टू गेट इट्स टर्न एट द सीपीयू एटलीस्ट एवरी टी सेकेंड्स। हर एक टी सेकेंड्स के बाद उसको सीपीयू मिलना चाहिए। तब देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे क्लास। देखिए हर एक प्रोसेस क्यू पीरियड के लिए चल रहा है, और मान लीजिए अगर एन प्रोसेसेस है तो मान लीजिए पहले P1 चल रहा है, P2 चल रहा है, P3 Pn चलेगा, उसके बाद क्या चलेगा, फिर P1 चलेगा, P2 चलेगा, ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, तो P1 को मान लीजिए अगर कोई भी टाइम लग रहा है, लेट्स से उसको कितना भी टाइम लगा, तो P2 से Pn को एटमोस्ट कितना टाइम लगेगा, n-1 इंटू क्यू टाइम। किसको, अगर आपको P2 से Pn तक सर्विस करना है, ठीक है ना, क्योंकि उसका टाइम क्वांटा P2 से Pn के लिए जब लगेगा वो कितना होगा, n-1 इंटू क्यू। क्यू क्या है, क्यू हमने क्लास मल्टीप्लाई किया है क्योंकि वो उसका क्वांटम साइज है। ठीक है, नाउ अब हर एक प्रोसेस को जो भी उसकी टर्न है वो इस पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलना चाहिए, दैट मीन्स दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये मिनिमम एटमोस्ट ये इतना आपका होना चाहिए। अभी इसमें हमने कंसिडर नहीं किया ओवरहेड। मान लीजिए अगर हम इसमें ओवरहेड भी कंसिडर करेंगे तो दैट वुड बी फॉर एन प्रोसेसेस, अगर एस सेकेंड्स लग रहे हैं तो ये आपका ओवरहेड हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। अब n of s plus n-1 into q, ये जो वैल्यू है दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू t, जो भी आपका टाइम है उसके लेस देन या इक्वल टू होगा, और इसको आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ताकि आपका जो टाइम क्वांटा है वो मैक्सिमम हो जाए। यानी कि यहाँ से आप टाइम क्वांटा निकाल सकते हो बहुत इजीली। व्हाट इज n-1 into q is less than equals to t minus n of s, which implies what is q is less than equals to t minus n of s divided by n-1. So this is the right answer. अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना भी है और अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड। तो आपको कभी अजम्पशंस भी लेने पड़ सकते हैं व्हाइल यू आर डूइंग द थिंग्स, तो आप अज्यूम भी कर लेंगे और आप कर लेंगे, सो दैट वुड बी ओके। ठीक है, आई होप विद दिस मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। लेट्स जस्ट हैव अ फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मुझे दिख गया है, अच्छा सा क्वेश्चन दिख गया है, तो कर लेते हैं इसको भी। इट्स अ गुड क्वेश्चन।
बोल रहा है कि आप 3 प्रोसेसेस करिए, उनका अराइवल टाइम है 0 पर, यानी कि सब लोग 0 पर आ जाते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको सिर्फ डायग्राम बना दूंगी, आई होप दैट वुड बी ओके फॉर यू पीपल, वो आपके लिए ठीक रहेगा। मैं आपको सिर्फ डायग्राम बना के दे दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रोसीड द थिंग्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि आप 3 प्रोसेसेस को कंसिडर करिए और सब लोग का अराइवल टाइम जो है वो है 0। और मान लीजिए अगर आपके पास P1 है, P2 है, P3 है, इन सबके जो बर्स्ट टाइम है टोटल, वो उसने दे दिया है 10 है टोटल, इसका 10 20 है और इसका 30 है टोटल बर्स्ट टाइम। नाउ एवरी प्रोसेस इज स्पेंडिंग, ये गेट 2006 में पूछा है, एवरी प्रोसेस इज स्पेंडिंग 20% ऑफ द एग्जीक्यूशन इन इनपुट आउटपुट। 20% इनपुट आउटपुट टाइम में लगा रहा है। 20% ऑफ 10 का मतलब हुआ 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। ठीक है, अब जो रिमेनिंग 70% है वो सीपीयू में, सीपीयू को दे रहा है। 70% ऑफ दिस कितना हो गया? 7, सिंपल है, 14 एंड दिस इज 21। और जो रिमेनिंग 10% है वो भी वो किसको दे दे रहा है? इनपुट आउटपुट को। सो दिस इज 1, 2 एंड 3। ये आपका टेबल बन गया। अब करना क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एंड इट शेड्यूल्स द न्यू प्रोसेस ईदर व्हेन इट इज ब्लॉक्ड on an input output or when running process finishes its computer burst time. Assume that all the output operations can be overlapped as much as possible. For how much percentage आपको निकालना है? The percentage of the CPU that it remains idle. कितनी देर तक आपका CPU जो है idle रहेगा? तो पहले तो क्लास आपको इसका बनाना पड़ेगा गैंट चार्ट। देखिए, सबसे पहले इनपुट आउटपुट में लेट्स से P1 इनपुट आउटपुट के लिए गया है, फिर P2 गया है, P3 गया है, लेकिन सबसे पहले इनपुट आउटपुट कर तो आपको दिख रहा है P1 आ जाएगा। तो यानी कि 0 से 2 पर तो आपका CPU आइडल रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद P1 आ गया। P1 का बर्स्ट टाइम कितना है? 7। सो 2 + 7 इज नथिंग बट 9। तो इतनी देर के लिए चला। अब क्या हुआ? अब नेक्स्ट कौन आएगा? इसके बाद P2 आएगा। इनपुट आउटपुट करने के बाद फिर P3 आएगा। तो फिर आपने P2 को चलाना है और आप देख रहे हैं उसका बर्स्ट टाइम भी कम है, तो वही चलेगा क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट लगाना है। ठीक है, सो 14 + 9 इज 323। फिर P3 आया, P3 आया, इसका बर्स्ट टाइम है 21। सो 21 + 23 इज 44। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि अब आपका जो इनपुट आउटपुट है इसका हो गया, इसका हो गया सर्विस होने के लिए। अब लास्ट इसका रह गया, तो इसको भी आप इंक्लूड कर देंगे यहाँ पर। 47, 3 है ना, 47। तो इतनी देर तक भी आपका सीपीयू जो है आइडल रहा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आपको परसेंटेज निकालनी है कितनी देर तक सीपीयू आइडल रहा। तो सीपीयू आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेकेंड्स के लिए यहाँ पर रहा और यहाँ पर 3 सेकेंड्स के लिए रहा। सो दिस इज टोटल 2 + 3 इज 5। 5 डिवाइडेड बाई 47 इंटू 100। इसको कर लीजिएगा, 500 बाई 47, 47 1 जा 47, 0.6 समथिंग कुछ आएगा। सो 10.6 समथिंग इज द परसेंटेज ऑफ द सीपीयू विच इज रिमेनिंग आइडल। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, ये गेट 2006 में आया है और इनमें से काफी क्वेश्चंस आपके नाइलेट में आ चुके हैं, एनआईसी में आ चुके हैं, एसटीक्यूसी में भी आए हैं, सीडैक वाले पे भी आए हैं, सब में आपके आए हुए हैं। और एनआईसी में तो इसमें से कम जितने मैंने आज करवाए हैं उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके आते ही रहते हैं। सो यू कैन अज्यूम दैट वी हैव कवर्ड अ लॉट मेनी क्वेश्चंस। मुझे लगता है मैंने आपको लगभग 20-25 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जहां पर हम लोगों ने शेड्यूलिंग पूरा कंप्लीट कर लिया। नाउ आई कैन वेरी वेल से कि हम लोग ने क्लास शेड्यूलिंग बहुत अच्छे से कर लिया है। हम लोग ने काफी थ्योरी क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अभी भी हम लोग का एक टॉपिक रहता है दैट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सो दैट वुड बी, आई वुड बी कमिंग अप नेक्स्ट विद द क्वेश्चंस ऑन प्रीवियस ईयर, क्वेश्चंस ऑन ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन सिंक्रोनाइजेशन। तो ये हमारा नेक्स्ट रहेगा क्लास शेड्यूल एज फार एज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसर्न। पैरेलली यू हैव टू गो विद व्हाट सर इज टीचिंग। जब सर पढ़ा रहे हैं वो भी आपको पैरेलली चलाना है, ये भी आपको पैरेलली चलाना है।
और आपने दोनों को मिलाकर अपना काम करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब हम आपको किस में करने हैं, सिंक्रोनाइजेशन में। तो आप लोग सिंक्रोनाइजेशन वाला टॉपिक एकदम गो थ्रू कर लीजिए, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और अभी भी जब तक आप इन ये क्वेश्चंस देखिए, ये सारे जो भी ये क्वेश्चन है, ये किसने सॉल्व किए हैं, मैंने सॉल्व किए हैं, आपने सॉल्व नहीं किए। और अगर आप ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करते भी हैं तब भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप लोग टेस्ट पेपर में बैठेंगे। सो वी आर कमिंग अप विद दैट ऑल्सो, वी हैव प्लान फॉर दैट ऑल्सो। वो शायद सर ने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। तो आपको उस टेस्ट पेपर में भी अपनी तैयारी करनी है, उसके हिसाब से देना है। देखिए कॉम्बिनेट्रिक्स जो पोर्शन है हाफ, there is something known as combinatorics and there is something known as probability and statistics। ठीक है, ये बहुत बड़ा सा वास्ट टॉपिक है जो आपको 2 लाइन में सिलेबस में दे रखा है। आप सोचते हैं कि 2 लाइन में है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो बहुत वास्ट सिलेबस होता है वो एक्चुअली कम होता है, जो कम सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है। यही स्ट्रैटेजी आपको दिमाग में रखनी है। तो कॉम्बिनेट्रिक्स सर ने करवा दिया, शायद प्रोबेबिलिटी भी स्टार्ट करा दिया है और स्टैटिस्टिक्स भी ही वुड बी एंडिंग अप। तो वो आपको उसका टेस्ट पेपर देना है। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बोला है एज फार एज योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसर्न, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करना है। एक हो गया आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, एक हो जाता है आपका सिंक्रोनाइजेशन, एक हो जाता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट जिसमें वर्चुअल मेमोरी भी आ जाता है, डिस्क शेड्यूलिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, डिस्क शेड्यूलिंग भी आपका आ जाता है। और एक आपका सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन देता है, उसका फेवरेट रहता है एक क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करा जाता है उसके ऊपर एक सवाल पूछना, तो वो पूछा जाता है। तो वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इसमें से 2 पार्ट्स हमारे हो गए हैं। आज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसके करवा दिए हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग अप विद द सिंक्रोनाइज्ड सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपका काम है कि आप लोग ने सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीटली थरोली देखने हैं। प्लीज देखिए, वी वांट आवर आवर्स आल्सो, एज यू नो दैट इज आवर सिनेरियो। तो आपने उन सबको देखना है, देखकर अपने नोट्स बनाने हैं। यू हैव टू लाइक वी आर डूइंग अ लॉट मेनी थिंग्स फॉर यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, सो वी ऑल्सो वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू। हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें, एटलीस्ट पढ़ तो लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही मेरा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और प्रोसेस मैनेजमेंट हो जाएगा, मैं कमिंग वीक में करवा दूंगी, तो आपने इसके भी टेस्ट पेपर देने हैं। सो यू हैव ऑल टुगेदर 2 टेस्ट पेपर्स, वन वुड बी फॉर कॉम्बिनेट्रिक प्रोबेबिलिटी, लेट्स से ओनली कॉम्बिनेट्रिक्स, जो भी सर ने आपको शेड्यूल दिया है, दैट आई डोंट नो दैट ही इज कैरिंग, सो लेट हिम कैरी। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको प्रोसेस मैनेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन का ऑल टुगेदर एक टेस्ट पेपर ले लेंगे। और उसके बाद जो पोर्शन बचा है, हाफ पोर्शन हुआ है अभी हमारा, अभी पेज फॉल्ट्स निकालना, बहुत कुछ है जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट वर्चुअल मेमोरी में आ जाएगा और सिक्योरिटी में इंक्लूड कर कर ये वाला पोर्शन हम लोग कर लेंगे। 50% आपका सिलेबस इसमें हो जाएगा। तो उसका आपने टेस्ट सीरीज में टेस्ट पेपर देना ही देना है। आप पेपर देंगे, आप सॉल्व करेंगे, देन ओनली यू बी एबल टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, so I hope that was all for today. I think that you have definitely liked the lecture. If you have liked, please do like, share and comment, and please spread among your friends. And also you have to watch it, watch as many times as you want, and please watch and clear your doubts. अपने doubts clear करना भी आपका काम है। ठीक है, डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो आप ये सब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। इसीलिए हमारा स्ट्रैटेजी यही था कि पहले आपको हम कॉन्सेप्ट बता दें, आपने स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करनी है। कॉन्सेप्ट आपने पहले हमारे लेक्चर से पढ़ लिया, स्टैंडर्ड बुक से थोड़ा सा हेल्प ले लिया, फिर आपने लेक्चर गो थ्रू कर लिया। बार बार मुझे बच्चे मैसेज करते हैं, प्लीज शेयर द रोड मैप, हाउ वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो सब कुछ आपको ये रोड मैप के तरीके से ही तो करवाया जा रहा है। हम लोग जब पैरेलली आपको कॉम्बिनेट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी और ये सब टॉपिक्स करा रहे हैं, ये आपका हो गया है, आप इसको तो कंप्लीट करिए और हमारे साथ ही चलिए। And we want all of the people here in our channel to crack the examination. हर एक बच्चे को एग्जामिनेशन क्लियर करना ही करना है। वी आर वर्किंग सो हार्ड और आप लोग को बताया जा रहा है, बता दिया जा रहा है सब कुछ, कैसे पेपर आएगा, क्या होएगा, कैसे एग्जाम होना है, कब एग्जाम हो रहा है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन हो गई है। उसके बाद भी अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं और आप लोग से भी हमें कुछ चाहिए, वो ये है कि आप लोग भी हमारी हेल्प करें। आप लोग लेक्चर्स देख नहीं रहे हैं, देन यू वुड be missing a great opportunity, I am telling you. Okay, so keep watching, keep liking, keep sharing, stay tuned. I'll be coming up very soon with the previous year questions on synchronization. So thank you for today, all the best, and keep studying. Thank you class.